I welcome all of you in this second session of the question paper explanation. Last question paper आपका आई होप बहुत अच्छा रहा होगा. That was easy one. Then this was a little bit difficult. थोड़ा सा comparatively उसके comparison में हम ये मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा difficult question paper था. So let us start the explanation of this session. तो ये जो टेस्ट पेपर है इसका जो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे. So that is two items are sold in rupees 660 and 770 and the profit was 10% on each of them. Then the total cost price of both 10% on each of them, दोनों पे इतना प्रॉफिट हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 रुपये 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है 110. वो दोनों केस में ऐसा है. 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है 110 और सेलिंग प्राइस इंडिविजुअल कितना कितना दिया है 660 एंड 770. अब यहाँ पर आप देखो 6 टाइम्स है और यहाँ पर आप देखो 7 टाइम्स है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ 6 टाइम्स कर लेंगे. सो दैट शुड बी 600 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 7 टाइम्स कर लेंगे तो 700. तो 600 और 700 का टोटल आ गया 1300. दैट इज माई total cost price. Clear? Ram sold his book in 10% profit and Shyam sold his book in 10% loss. The ratio of their cost price is. अब मान लीजिए मैं राम का जो कॉस्ट प्राइस है x मान लेता हूं और श्याम का कॉस्ट प्राइस है y. ऐसा कर लें. Ram sold his book in 10% profit and Shyam sold his book in 10% loss. The ratio of their cost price is. तो मैं एक की कॉस्ट प्राइस x मान लेता हूँ, दूसरे की कॉस्ट प्राइस y मान लेता हूँ. अब इस बंदे ने अपनी बुक को सेल किया 10% प्रॉफिट में तो यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी x इंटू 1.1 और श्याम ने 10% लॉस में सेल किया तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी y इंटू 0.9. पर इन दोनों से भी मुझे मिलना क्या है? मुझे कॉस्ट प्राइस का रेशो तो मिलना नहीं है क्योंकि ऐसा भी तो नहीं दिया है कि इनकी सेलिंग प्राइस इक्वल है या कुछ इसमें कनेक्शन है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कैन नॉट बी डिटरमाइंड वो इसका आंसर है. थर्ड क्वेश्चन. राम एंड श्याम बाय सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 40 पर डजन एंड 50 पर डजन रिस्पेक्टिवली एंड sell all those orange in 4 rupees per orange. Then total profit percent कितना होगा? अब राम और श्याम सेम नंबर ऑफ ऑरेंज परचेस करते हैं तो 40 रुपीज पर डजन के रेट से. इसका मतलब ये हुआ कि 12 ऑरेंज के 40 रुपीज और श्याम जो परचेस करता है वो 12 ऑरेंज के 50 रुपए. अब दोनों ने सेम नंबर ऑफ ऑरेंज बाय करी तो ठीक है ये दोनों वैसे भी सेम फिगर है 12 तो यानी कि 24 ऑरेंज टोटल उसको पड़ी 90 रुपीज में. इज दैट क्लियर? और वो सेल किस रेट से कर रहे हैं 4 रुपीज पर ऑरेंज तो एक ऑरेंज के 4 रुपए तो 24 ऑरेंज के कितने हुए 4 की रेट से. 24 ऑरेंज के 96 रुपीज हो गए 4 की रेट से. हम ऐसा बोल सकते हैं यानी कि जो ऑरेंज हमें 90 में पड़ी वो हम सेल कर रहे हैं 96 में. 24 ऑरेंज 90 में पड़ी 24 4 96 तो 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 90 पे. तो 1/15 आ गया ना इंटू 100 तो 1/15 6.66% हो जाएगा ये. दैट इज माई आंसर. तो ये अभी तक के 2-3 क्वेश्चन तो ठीक है कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं इजी क्वेश्चन में ही हम बोलेंगे इनको. Ram sold 2 chairs, one at 10% profit and another at 20% loss. The selling price of both chairs was same. Then the cost price of first chair is what % less than the cost price of second chair. तो ये थोड़ा सा इसमें मेहनत आपको करना पड़ेगी कि 2 चेयर राम ने बेची, एक को 10% प्रॉफिट में बेची. तो मैं कॉस्ट प्राइस x मान लेता हूँ पहली चेयर की और दूसरे की कॉस्ट प्राइस में y मान लेता हूँ दूसरी चेयर की. अब
पहली चेयर को 10% प्रॉफिट में बेची यानी 1.1x में बेची, एंड दूसरी को 20% लॉस में बेची यानी 0.8y में बेची। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ चेयर्स वॉज सेम, इसका मतलब ये दोनों चीज इक्वल है। तो कैन आई से 11x इक्वल टू 8y, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों। अब पूछा क्या है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर इज व्हाट परसेंट लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड चेयर। ठीक है, यानी लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड चेयर, यानी हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, सेकंड चेयर की कॉस्ट प्राइस से। अब फर्स्ट चेयर की कॉस्ट प्राइस है x, सेकंड चेयर की कॉस्ट प्राइस है y, तो y तो आएगा नीचे इंटू 100 और ऊपर आएगा इन दोनों का डिफरेंस x और y का। तो जो x और y का डिफरेंस अपन लेंगे ऊपर, तो वो डिफरेंस लेने के लिए हमको x माइनस वाई यहाँ पे लिखना है। अब लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ कनेक्शन हमें मिल जाएगा, तो मैं इस y की जगह लिख सकता हूँ 11/8x, या मैं x को y में कन्वर्ट कर दूं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे y है तो ऊपर भी y मेरे को लेना है, तो x की जगह 8y/11 माइनस y डिवाइडेड बाय y इंटू 100। तो ये 11y 8y 3y/y है ना, तो ये y से y कैंसिल, तो 3/11 आ गया फाइनली, यानी कि 1/11 का 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1/11 होता है 9.09%, तो 3/11 इसका 3 गुना हो जाएगा 27.27%। तो इस तरह से अपन कंपेरिजन कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे x अपॉन y है ना, y को इधर ले लिया तो ये आ गया मेरा 8/11, तो इसकी प्राइस 8 मान लो, इस चीज को आप कॉस्ट प्राइस को 11 मान लो। तो पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर इज व्हाट परसेंट लेस देन सेकंड। तो 8 11 से कितना कम है, 3 कम है, कितने बेस पे, 11 पे, इंटू 100 करेंगे तो वही चीज तो आ रही है। तो 3/11 आ रहा है, तो 27.27%। चलिए, a person sold 10 shares of a company in 5,000 making 10% profit on sales, but he purchased 7 shares at the rate of 300 per share. Then what was the average purchase price of the remaining 3 shares? ठीक है, एक आदमी ने 10 शेयर बेचे, कितने में, 5,000 में। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ओके, तो 5,000 में बेचे, 10% प्रॉफिट कमाया, यानी कि 500 प्रॉफिट कमाया, यानी बचा कितना, ये 4500 कॉस्ट प्राइस हो गई। कितने शेयर की, 10 शेयर की। इज दैट क्लियर। लेकिन उसने 7 शेयर परचेज करे थे 300 पर शेयर में, तो 7 की परचेज प्राइस हो जाएगी 300 पर शेयर 2100। तो 2100 इसकी परचेज प्राइस में माइनस कर लेता हूँ, कितने की, 7 शेयर की। तो ये 004 2400 हो गई मेरी बाइंग प्राइस किसकी, बचे हुए 3 शेयर की। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 3 शेयर्स। तो 2400 रुपये 3 शेयर की, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 800 रुपये 1 शेयर की मेरी प्राइस आ गई। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 159,159। अब 159,159 यानी कि 2 बार है ये। एक रूल है कि किसी 3 डिजिट नंबर को 7, 11, 13 से मल्टीप्लाई करो तो वो रिपीट हो जाता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 159 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये तीनों तो वैसे भी बेचारे प्राइम नंबर है, इनका एक बार चेक कर लेते हैं ये प्राइम नंबर है या नहीं। कई लोगों को लगता होगा ये प्राइम नंबर है, पर वैसे तो नहीं है। 9 + 5 14 + 1 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 इंटू 5 3 3 जा 9, तो ये आ गया 7 11 13 53। ये जरूर प्राइम नंबर है ना। अब और ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ फैक्टर गिनना है तो 1 1 पावर है ये 1 1 1, और 1 + 1 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 32 शुड बी माई आंसर। ओ माई गॉड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 थीफ स्टोलन सम गोल्ड कॉइन्स व्हेन दे डिवाइडेड देम इक्वली, देन 3 कॉइन्स लेफ्ट, सो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देम। 1 person killed, then they again tried to divide them equally, again 10 coins left. 1 person killed, then they again tried to divide them equally, again 10 coin left, again 1 person killed in fighting. Now the remaining 15
could divide them equally, then the smallest possible number of coins they stolen lies between. ठीक है, तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। मान लो कि उन्होंने x कॉइन चुराए। अब वो यदि 17 लोग आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं, सपोज करो ये a क्वेश्चन आता है, तो तब कितने कॉइन बचते हैं? 3 कॉइन बचते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर वो 3 कॉइन के लिए फाइट करने लगते हैं, तो एक आदमी फिर खत्म हो जाता है उसमें। अब वही कॉइन वो फिर से 16 लोगों में डिवाइड करते हैं। मान लो क्वेश्चन आता है बी, अब की बार कितने बचते हैं? 10 कॉइन बचते हैं। ठीक है, फिर वो फाइट होती है उनकी आपस में, तो एक आदमी फिर मर जाता है, तो फिर एक्स कॉइन को वो 15 लोग डिवाइड करते हैं, तो अब वो फुल्ली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा x है वो है 17a + 3 के इक्वल, और वही x मेरा किसके इक्वल है? 16b + 10, और वही मेरा 15 का मल्टीपल है, यानी कि 15c के इक्वल। अब मेरे को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करे, राइट? तो इसके लिए कैसे अप्रोच करना है वो एक बार हम समझने का ट्राई करेंगे। पहले मैं इन दो को लेके चल रहा हूं, 17a + 3 = 16b + 10, तो ये मेरा हो जाएगा 17a = 16b, और ये 3 इधर आएगा तो +7 बचा, तो ये मेरा बचेगा a = 16b + 7 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब अपने को b की जगह ऐसा वैल्यू रखना है। देखो b मतलब ये b a, ये तो इंटीजर ही होंगे सारे, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकते। तो b को ऐसा नंबर ले कि ये सॉल्व करने पे 17 से डिवाइड हो जाए। सो व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ b? थोड़ा सा मेंटल वर्क है यहाँ पे। 16 और 7 23 नहीं डिविजिबल है इससे, 32 7 39 नहीं है, 16 3 जा 48 + 7 55, ये भी डिविजिबल नहीं है। ये भी नहीं है। 7 से करें तो b को 7 लेके देखते हैं। b को यदि मैं 7 लेता हूं तो ये आता है 16 7 जा 112 + 7 119/17, तो ये मेरा 7 आ रहा है a का वैल्यू। सेवन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 17 का 7 गुना 119 और 3 122 122। यहाँ पे 16 7 लेते हैं तो 112 + 10 अगेन 122। चलो, मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर मिल गया a और b 7 लेने पे कि जो 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर देगा। इज दैट क्लियर? तो एक मेरे को नंबर मिला 122। इज दैट क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर मेरा 15 से डिविजिबल नहीं है। यदि ये 15 से डिविजिबल हो जाता तो मेरा काम ही हो जाता फिर तो। बट प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर मेरा 15 से डिविजिबल नहीं है, तो इस आंसर को कैसे लाया जाए? तो उसका एक तरीका मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ कि 16 और 17 का एलसीएम लेता हूं पहले, 17 और 16 का, देखते हैं कितना आता है। इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, को प्राइम तो है ये नंबर, है ना? तो ठीक है, $272 आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि 272 का जो भी मल्टीपल होगा प्लस 122, इस टाइप के जितने नंबर होंगे वो 17 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देंगे। चाहो तो सोच के देख लो, क्योंकि ये 17 × 16 ही है, तो ये 17 से डिविजिबल होगा पूरा, और ये 17 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देना ही देना, ये तो पहले ही बात हो चुकी है अपनी। और 16 से डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर देंगे। इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे, है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप का ऐसा नंबर ढूंढना है जो 15 से भी डिविजिबल हो।
क्लियर। अब 15 से डिविजिबल नंबर मेरे को ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ कि k की जगह ऐसा नंबर लो कि वो नंबर पूरा का पूरा है 15 से डिविजिबल बन जाए। अब उसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसा अपन इस चीज को अप्रोच करें, देखना। टू 272 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है जो 15 की टेबल में आता है ना, जो 15 से डिविजिबल है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 270 है क्या, चेक करके देख लेते हैं। 15 से डिविजिबल है क्या 270? हाँ डेफिनेटली है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 270k प्लस 2k प्लस 122। इज दैट क्लियर? तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो मेरा 15 से फुल्ली डिविजिबल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 2k प्लस 122 ये भी किससे डिविजिबल हो जाए, 15 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए। अच्छा, इस 122 को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 120 प्लस 2, ये भी 15 से फुल्ली डिविजिबल है। तब मैं चाहता हूँ कि जो 2k प्लस 2 है ये 15 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 2 कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1 15 से डिविजिबल हो जाए। तो ये चीज़ 15 से डिविजिबल तब होगी जब मैं k को 14 लूँगा। मैं समझता हूँ कि इससे छोटा वैल्यू मेरे पास नहीं है ना। 14 प्लस 1 15, ये 2 से तो कैंसिल होएगा नहीं, तो 14 ही मेरे को k को लेना पड़ेगा। यानी फाइनली मुझे पता चल गया कि इस k का वैल्यू 14 लेना पड़ेगा। ये तोड़ ताड़ के इतना सब करके मेहनत करके ये मुझे मिला। अब 272 जो मेरा नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14 से। थ्री 3808 ये मेरे को मिला, ये प्लस इसमें ऐड करना 122, तो 3930, सॉरी हाँ 3930, 3930 मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स है जो उन्होंने चुराए होंगे। तो मेरा आंसर आ रहा है इसके बीच में 3700 3800 नहीं 3930, यानी कि ये इसमें आ रहा है। दैट इज माई आंसर। ठीक है, यदि कोई इसमें स्ट्रेट आंसर दे दे डायरेक्ट कि यार 3930 एक ऑप्शन कोई दे देता तो फिर तो और आसान हो जाता क्वेश्चन, आदमी उल्टा चेक कर लेता कि इसको इससे डिवाइड करो तो इतना रिमाइंडर आता है इससे। तो ये तो फुल्ली आपको मेहनत करके पूरा इसको निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है इस तरह के कि यार ये डिफिकल्ट है तो अपने को प्रायोरिटी में तो नहीं लेना, पर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न एज 3h प्लस 7k वेयर h एंड k आर होल नंबर्स? कितने नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जिनको 3h प्लस 7k टाइप से नहीं लिखा जा सकता? कैन नॉट, ओके। 1 को नहीं लिखा जा सकता 3h प्लस 7k, 2 को नहीं लिखा जा सकता, 3 को लिख सकते हैं कैसे, 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0 हो गया ना 3h प्लस 7k। वैसे भी अपने को वो लेना है जो नहीं लिखे जा सकते। 4 को भी नहीं लिखा जा सकता, 5 को नहीं लिखा जा सकता, 6 को तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0, 7 को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 0 7 इंटू 1, 8 को नहीं लिखा जा सकता, 9 को लिखा जा सकता है 3 3 जा 9 7 इंटू 0, 10 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 1 7 इंटू 1 है ना 3h प्लस 7k, 11 को नहीं लिखा जा सकता। इस क्वेश्चन की ब्यूटी यह है कि 12 के बाद के जितने भी नंबर होते हैं उनको 3h प्लस 7k टाइप से लिख सकते हैं, कितने भी लेके देख लेना। ये देखो 14 को लिख सकते हैं 3 इंटू 0 7 इंटू 2, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 7 इंटू 0, बस चलता ही जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। कई लोगों को इसका भी जवाब चाहिए रहता, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12 ऑनवर्ड्स ऐसा होगा? उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉमन सेंस जिसको ऊपर वाले ने दिया है वो कर सकता है। शायद आपको समझ आए, मैं ट्राई करता हूँ। ये जो 12 है ना, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 3 3, 4 बार 3, टोटल 12 ही होगा ना, ये 3 का मल्टीपल है।
यदि इसको 13 बनाना है तो एक और जोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरा 7 का मल्टीपल बनेगा और ये 3 का मल्टीपल बनेगा। 14 बनाना तो एक और जोड़ना पड़ेगा, तो ये 7 बन गया, ये 7 बन गया। और 15 बनाने के लिए एक और जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 1 1 1, तो ये फाइनली फिर से 3 के मल्टीपल आ गए और ये साइकिल फिर से चलता जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप बात समझ आई होगी। फाइंड द IGP, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में 6 का ग्रेटेस्ट पावर कितना होगा ये पता करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया होगा कि 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया नहीं था, 6 आ जाएंगे। आप चाहो तो काउंट करके देख लेना, है ना। 3h + 7k के फॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते वो एक कौन कौन थे? एक तो 1 था, एक 2 था, 4 5 8 और 11। 1 2 3 4 5 6 ही तो थे बस। आंसर इज 6। तो कई लोगों को लगता है इनफाइनाइट होगा, पर नहीं है ऐसा, है ना। चलो, फाइंड द इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में 6 का ग्रेटेस्ट पावर कितना? तो 6 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3 प्राइम फैक्टर। अब अपन ये गिनते हैं कि 100 फैक्टोरियल में कितने 3 आएंगे, तो उसका भी एक मेथड मैंने सिखाया था, 100/3, 100/3 का स्क्वायर, 100/3 का क्यूब, 100/3 की पावर 4, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो 33 हो गया, 11 3 और 1, तो 33, 33 देन 44 47 48 आ रहे हैं 3, ठीक है। और 2 तो ढेर सारे आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, ट्रस्ट कर लो या निकाल के देख लेना। तो 48 पेयर बनेंगे जिसमें एक 3 और एक 2 आएगा, तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 48, जो कि लास्ट ऑप्शन है डी वाला। नन ऑफ दीज बोल दो या फिर जो भी हो, सो दैट वी कैन गेट द आंसर। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ x - 1 x - 2 x - 3 + 2 इज डिवाइडेड बाय 2x - 1? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x - 1 रिमाइंडर थ्योरम लगा तो इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 1/2 और 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 - 1 -1/2, 1/2 - 2 तो ये आ जाएगा -3/2, 1/2 - 3 तो -5/2 + 2, तो 3 माइनस आ रहे हैं तो फाइनली माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 3 जा 15/8 + 2, फाइनली माइनस का है तो 2 - 15/8, 8 LCM 8 2 जा 16 - 1/8 इज माई आंसर, दैट्स इट। फाइंड द HCF ऑफ 926 एंड 1509। 926 और 1509 का HCF निकालना है, तो क्या आएगा? 1509 को डिवाइड कर लो ना 926 से, ऐसे ही सिखाया था मैंने। 6 और 3 9 8 5, है ना, ऐसा। फिर ये 926, 1 जा 583, तो ये मेरा 3 बचा 343, फिर यहाँ पर 583 आ जाएगा, 1 जा 0 4 240, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 343, तो ये 1 जा 240, 3 बचा 0 103, है ना, ऐसे ही सिखाया था। फिर ये 240 यहाँ आ जाएगा तो 2 जा 206, 3 जा तो हो नहीं सकता, तो 34 बचा, फिर यहाँ 103 102, 34 3 जा 102, तो ये 1 बचा, तो यहाँ पर फिर 34, तो 34 जा कुछ नहीं बचा, तो 1 HCF आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों को प्राइम नंबर एक तरह से, तो HCF 1 हो गया। नन ऑफ दिस शुड बी द आंसर। n is an integer such that the sum of digits of n is 2. n lies between this and this, then how many values of n are possible? ठीक है, तो ये मेरा 1 लाख है और ये 10 लाख है, ध्यान से देखो आप, है ना। तो ऐसे कितने नंबर इन दोनों के बीच में बना सकते हैं जिसमें डिजिट का टोटल 2 आए? तो देखना आप, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। 1 लाख है ना, 1 1 2 3 4 और 5,
5 जीरो मेरे को लगानी है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। अब देखो डिजिट का सम कितना आ रहा है 2। दूसरा नंबर में बनाता हूँ 1 0 0 0 1 0, ये भी तो सही है। तीसरा नंबर 1 0 0 1 0 0। चौथा नंबर 1 0 1 0 0। है ना। अगला नंबर 1 को यहाँ ले लो, और एक और बनेगा 2 लाख। तो ये सारे केसेस हैं जहां पर डिजिट्स का सम मेरा 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 मेरे केसेस बनेंगे। तो इस तरह से अपन आंसर दे सकते हैं इसको। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 1800। अब 1800 के पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 1800 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 900, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 450, है ना, यानी कि 8 इंटू 225। 2 2 जा 4 और एक 2 और निकाल लो इसमें से, 225 बचा। तो 2 का क्यूब मैं बोल सकता हूँ 225, यानी कि 3 इंटू 75। 25 का 9 से 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सॉरी, हाँ इस टाइप से बनेगा। ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, तो 25 का 9 गुना 225 हो गया। उसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 1600 200 1800, हाँ सही है। अब मेरे को सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो उसका तो मैंने तरीका बताया था, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। फिर ये हो जाएगा मेरा 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2, फिर 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2। तो ये मेरा बनेगा 8 और 4 12 2 14 और 1 15, और ये 9 और 3 12 और 1 13, और ये 25 और 5 30 और 1 31। तो ये मेरा बनेगा इस तरह से मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 13 इंटू 31। सो 15 इंटू 13 इंटू 31। तो ये फाइनली मेरा बना 6045। सो दैट इज माई सम ऑफ फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट द रेट ऑफ 10% पर annum। तो प्रिंसिपल दे रखा 5000, रेट है 10% पर annum, और टाइम निकालना है, मतलब 16 मार्च 21 से 27 मई 21। ठीक है, तो मार्च के कितने दिन हो गए? 15 दिन तो निकल गए, तो 16 दिन तो मार्च के, है ना। 31 का मार्च होता है, अप्रैल 30 दिन का, और मई के 27 मई तक का इंटरेस्ट निकालना है। तो 7 और 6 13 के 3 कैरी 1 और 1 2 3 5 और 2 7, 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इससे 365 से डिवाइड करेंगे, बस P इंटू आर अप इंटू टी बाई 100। तो ये मेरा 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, 73 5 जा ये होता है, तो 5 2 जा 10, तो 52 जा मेरा 100 रुपीज़ फाइनली आंसर आया। सो दैट शुड बी द इंटरेस्ट। If the difference between simple interest and compound interest for a certain sum at the rate of 6% per annum for 2 years is this, then find the sum। तो 6% पर annum का रेट है, तो मान लो मैं 100 रुपये प्रिंसिपल मान लेता हूँ, तो P इंटू आर, पहले मैं कंपाउंडिंग की बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। 6% पर annum का रेट है, मतलब 100 का 106, फिर से 100 का 106, 2 बार करेंगे, 2 साल का बोला है। तो 100 और 100 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 10,000, और 106 का 106 से मल्टीप्लिकेशन 112, ये 6 ज़्यादा है, 112 36 11236। ठीक है, अब 10,000 रुपये यदि इतने हो जाते हैं 11,236, तो इंटरेस्ट हुआ मेरा 1,236। तो ये मेरा अमाउंट हो गया, तो ये चीज क्या हो गई? मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, तो अब इसी 10,000 का यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट ले लेता हूं, 6% का रेट, 2 साल, 2 जीरो गई मेरी, 1200 आ रहा है। ये 1236 आ रहा, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 36 का आ रहा है।
जबकि उन्होंने डिफरेंस दिया है 72 का। तो जब 36 डिफरेंस आता है तो पैसा होता है 10,000, तो जब 72 डिफरेंस आएगा तो पैसा हो जाएगा 20,000। दैट इज माई आंसर। अ पर्सन बाय शेयर्स ऑफ 3 कंपनीज इन द रेशियो 5, 6, 7। 5 शेयर इसके खरीदे, 6 शेयर इसके खरीदे, 7 शेयर इसके खरीदे। रेट है 500, 600 और 1000। ही सोल्ड ऑल शेयर्स इन 14,960 में बेचे 10% प्रॉफिट में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेस्ड। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि ये तो रेशो है, मैंने 5, 6, 7 क्यों ले लिया है ना, ये गलत तरह से नहीं करना अपने को। पहले तो ये बताओ कि ये 14,960 में बेचे 10% प्रॉफिट हुआ। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 100 का माल 110 में बेचना, यानी कि 10 का 11 है ना। और जो 11 है वो है 14,960। कितना टाइम्स है? इलेवन 1 जा 11 बचा 3, 39। 11 3 जा 33 बचा 6, 66। 1360 टाइम्स है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1360 टाइम्स करूं तो 13600 हो गया, यानी इतना रुपया में मेरे को शेयर पड़े। अब मैं एक काम करता हूँ, पहला शेयर मैं ले लेता हूँ। 5x खरीदे पहले वाले, दूसरे खरीदे 6x, तीसरे 7x। इसका रेट है 500, इसका रेट है 600, इसका रेट है 100। तो ये आ जाएगा मेरा 2500x, ये हो जाएगा मेरा 3600x और ये हो जाएगा मेरा 700x। तो टोटल करूंगा मैं इनका तो कितना आएगा? 36 और 7 43 और 25 6800x। ठीक है ना। इतने रुपए के मेरे ये शेयर हो गए, जो कि ये 13600 है। तो 6800x इक्वल टू 13600। तो ये 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कैंसिल, तो x इक्वल टू 136/68 हो गया। तो ये x कितना आ गया मेरा? 2 आ गया। इसका मतलब ये जो टोटल शेयर है मेरे ये हैं 5 और 6 11 और 7 18x, और x मेरा 2 आ गया। इसका मतलब 18x कितना हो गया? 18 इंटू 2 36 शेयर उस बंदे ने टोटल परचेज करे। तो कुछ भी नहीं था, केवल ये कैलकुलेटिव वर्क यहाँ पर करना था। A sum of money becomes 1200 in 6 years at a certain rate of compound interest and it becomes 1800 in 12 years, then find the sum। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ क्लास में भी, तो मैं इसकी केवल वो मेथड बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा जरा। वो जो पैसा है 1200 रुपये 6 साल में हो गया। तो प्रिंसिपल 1 + r/100, 6 साल में 1200 हो गया, और 1800 हो गया 12 साल में। तो P इंटू 1 + r/100, 12 साल में वो पैसा हो गया 1800। तो वो पैसा कितना ये निकालना है। तो गाइस ये 2 इक्वेशन बन गई। तब आप ऐसा करो, स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 से स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। p² P इक्वल टू आ जाएगा 1200 का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय 1800। तो 1200 2 बार डिवाइडेड बाय 1800, तो 3 से कटा 400 का डबल 800 आ रहा मेरा तो आंसर। ये सिंप्लीफाई करके देख लेना। ये फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है। तो गाइस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेते। तो 5 9 एलसीएम निकालना है 5 9 और 3 का, और नीचे एचसीएफ निकालना है 7 14 और 35 का। 7 14 और 35 का। तो नीचे एचसीएफ तीनों का तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 की टेबल में सब आते हैं। और इन तीनों का एलसीएम निकालना है 5 9 और 3 का। तो 3 और 9 का एलसीएम तो 9 हो गया, और 9 और 5 का कितना हो गया? 45। तो 45/7 शुड बी द आंसर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 5000 का कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 साल का, और 20% पर annum का रेट है। तो इसकी भी मैंने ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी ट्रिक? 20% का रेट है, मतलब 100 का 120, यानी कि 5 का 6। पहले साल 5 का 6, अगले साल फिर 5 का 6, और 2.5 साल है तो आधा साल है अगला, तो 5 का 5.5 ऐसा बोलना पड़ेगा। तो 5 का 5.5 बोलोगे तो ये फ्रैक्शन आएगा, तो डबल करके बोल तो 10 का 11 ऐसा। तो थोड़ा सा इस तरह का स्मार्ट वर्क करके अपना अपना काम कर सकते हैं। अब देखो 5 का 25 और ये कितना आ गया 250, और 36 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 और 3 9 396।
यानी कि 250 रुपये मेरे इतने हो जाएंगे 2.5 साल में 20% की रेट से, है ना। तो अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 396, और 250 माइनस कर देंगे 146 आ रहा है। ये 250 पे आ रहा है 146, तो अपना पैसा कितना है 5000, यानी कितना टाइम से डबल है क्या? नहीं, 20 गुना। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 12 के 2 कैरी 1 9 2920 शुड बी द आंसर। The profit earned by selling an article in 800 is double the loss when it is sold in 500 if the same article is sold at 900, and what would be the margin percent? थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे दिया। एक आर्टिकल को 800 में बेचो तो प्रॉफिट आ जाएगा 800 माइनस एक्स उसकी कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, उसको 500 में बेचेंगे तो ये लॉस हो गया मेरा। तो ये जो प्रॉफिट है इस लॉस का डबल है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा? एक्स मिल जाएगा। 800 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1000, तो 1800 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद, चेक कर लेता हूँ मैं। द प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एन आर्टिकल इन 800 इज डबल द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड इन 500। ठीक है, 500 में बेचेंगे तो लॉस होना है, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो डबल द लॉस। ठीक है, तो डबल हो गया तो 2x माइनस 1000, और ये हो जाएगा 800 माइनस एक्स, ओ सॉरी 3x, एक्स इधर आया तो x इक्वल टू मेरा आ गया 600, मतलब 600 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसको 900 रुपये में बेचेंगे तो मार्जिन परसेंट कितना होगा? 600 का माल 900 में बेचोगे यानी कितना कमा रहे हो? 300 कमा रहे हो। तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, यही तो होता मार्जिन परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1/3 है ये, 33.33%। ठीक है, इस तरह से करेंगे। 3 men और 4 women कैन डू ए जॉब इन 5 days। तो मैंने बोला था ना और है तो कोई एक चीज लिखना, तो 3 men किसी काम को 5 दिन में करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज? 12 men एंड 8 women, तो 12 men प्लस 8 women उसी काम को T डेज में करेंगे। तो दोनों ही केस में काम तो उतना ही हो रहा है। अब जहां भी 3 men है वहां 4 women लिख दो। 4 women इंटू 5 बराबर 3 men 4 women के बराबर है। 3 men इक्वल टू 4 women, तो यहाँ पे 12 men है तो 4 गुना है, तो यहाँ पे 16 women के बराबर हो जाएगा। तो 16 women प्लस 8 women यहाँ पे इंटू टी, तो ये आ जाएगा 4 women इंटू 5 इक्वल टू 24 women इंटू टी। वुमन से वुमन कैंसल, 4 6 जा, तो टी इक्वल टू मेरा आ गया 5/6 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 3 men और 4 women कैन डू ए जॉब इन 5 days, तो 3 men का मैंने 5 days कर दिया। देन इन हाउ मेनी डेज? 12 men एंड 8 women विल कंप्लीट द सेम जॉब। 12 men और 8 women तो टी डेज में करते हैं मान लो। तो 3 men 4 women के बराबर है, तो 12 men यानी कि 4 गुना, तो 16 वुमन के बराबर हो जाएगा। तो 16 वुमन इसकी जगह मैंने लिख दिया, प्लस 8 वुमन, तो 16 और 8 24 आ गया ये 24 वुमन। ठीक है, और ये 4 वुमन इंटू 5, तो ये मेरा हो जाएगा 24 वुमन, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, तो 20/24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टी का वैल्यू 20/24, यानी कि 4 5 जा 4 6 जा 5/6 मेरा टी का वैल्यू आ रहा था। आई थिंक नन ऑफ दीज होना चाहिए 21 क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 12 डेज। ये तो जैसे ही पता चले ना ऐसा BCCA RTW मेथड लगा लो वर्क एंड टाइम का। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 में करते हैं, सी और ए 18 दिन में करते हैं, और उनको 370 रुपये मिलते हैं। तो देन इफ दे गेट 370 फॉर देयर वर्क देन द शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर कितना है? ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लो। 180 15 12 10, तीनों का टोटल करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मेरा बनेगा 15 25 तो 27 और 10 37, है ना। तो ये मेरा बनेगा
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये तो सही कर रहा हूँ मैं। 180 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 12 15 15 12 18 10, तो 15 25 27 10 37 37। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा आ जाएगा 37 का आधा, यानी कि 18.5। तो ये हो जाएगा मेरा 18.5 ए प्लस बी प्लस सी, टोटल 18.5 है रेट। और जो टोटल पैसा मिला वो मिला 370। कितना टाइम से? इसका 10 टाइम्स करूं तो आएगा 185, 20 टाइम्स करूंगा तो ये 20 टाइम्स है। तो ए को कितना मिला होगा, यही है ना। तो ए का रेट पता कर लेते हैं अपन। तो ए का रेट पता करने के लिए बी प्लस सी का रेट कितना, 12। तो 18.5 में से गए 12, तो 6.5 आ गया ए का रेट। तो इसका भी 20 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 10 गुना करूंगा तो 65, 130 आ रहा मेरा आंसर। सो दैट शुड बी द आंसर। पाइप ए। यस गाइस, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्क्रीन क्लियर कर दी मैंने, ठीक है। तो ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल ए वेसल इन 12 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल इट इन 16 मिनट्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 24 लीटर पर मिनट। The vessel was already full and all 3 pipes are opened. The vessel becomes empty in 48 minutes. ठीक है, then find the capacity of the vessel. तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, R, T और W, ये मेथड अपन लगा ही रहे हैं इसके अंदर। और हर क्वेश्चन में यूजुअली अपन ये मेथड लगा रहे हैं। तो ये A पाइप, B पाइप भर रहा है, C पाइप खाली करने वाला है, लेकिन खाली करने वाले का रेट ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज से देख के लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्योंकि ऑलरेडी फुल था, अब ये ऑलरेडी टैंक फुल है और 2 पाइप से पानी आ रहा और 1 से जा रहा है। तो यदि आने वाला पानी ज़्यादा होता तो ये ओवरफ्लो होके निकल जाता, टंकी खाली नहीं होती। लेकिन ये तो कैपेसिटी खाली हो गई पूरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सी ज़्यादा है और ए प्लस भी कम है। अब ए का इसमें है 12 और ये है 16 और ये है 48, तो एलसीएम हो गया मेरा 48। तो 12 4 हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा, ये 41, ये ऐसा। तो C माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी का वैल्यू आ गया मेरा 1। तो ए प्लस बी कितना मेरा 4 + 3 7, तो ये C माइनस 7 1 है, तो C कितना आ गया 8। तो ये मेरा 8 आ गया। और जो 8 है वो क्वेश्चन में दे रखा है 24 लीटर पर मिनट, ये रेट ही तो है ये। तो ये 3 है, इसका मतलब ये वर्क भी मेरा 3 हो जाएगा, यानी कि 144। यही तो कैपेसिटी आ गई मेरी इसकी। सो दिस शुड बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 days. They all started the work first day, but second day only 39 men comes and the third day 38 and so on. The one worker decrease each day. Then what % of the work will complete? ठीक है। अब 40 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो वर्क है वो मेरा 2000 हो गया। मेन डेज की बात करें मैं तो। अब पहले दिन 40 लोगों ने काम किया, अगले दिन 39 हो गए, फिर अगले दिन 38 हो गए, फिर ऐसे करते करते लास्ट में एक ही आदमी बचा होगा, यानी कि टोटल इतना वर्क हुआ। अब 1 से 40 तक का टोटल करना है, तो एक तरह से ये हो जाएगा मेरा 40 × 41/2। नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से कैंसिल हुआ तो 20, तो ये आ जाएगा मेरा 820। 41 2 82, तो 820 आ गया। अब 820 वर्क हुआ कितने में से, 2000 में से 10। तो परसेंटेज निकालना × 100, तो ये 2 0 और एक 3 0 से ये 3 0 गई, 82/2 41% वर्क हो गया। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। A set is formed in which numbers are taken from 1 to 20 in such a way that if we choose one pair of numbers from this set then we get a co-prime pair। ठीक है। If we choose 2 numbers, ठीक है, 2 नंबर यदि हम चूज करते हैं तो हमको co-prime pair मिलता है। We select any 2 number from this set then we get a co-prime pair। तो हमको co-prime pair यहाँ पर मिल रहा है। तो देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। अब मेरे को एक सेट बनाना है और नंबर भी मेरे को 1 से 20 तक के ही लेना है, और इस तरह से नंबर लेना है कि कोई भी 2 नंबर चूज करें तो हमें को प्राइम पेयर बनता है। तो 1 ले लूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, है ना। 1 2 भी को प्राइम है, 2 3 भी को प्राइम है, 1 3 भी को प्राइम है, 5 ले लेता हूँ। अल्टीमेटली मैंने जैसे 2 ले लिया तो मैं 4 नहीं ले सकता, तो अब मैं 7 ले लेता हूँ। देन 7 के बाद 11 ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, 14 15 16 17 ले लेता हूँ, 19 ले लेता हूँ।
बस। तो ये मेरा बन जाएगा सेट। इससे ज़्यादा एलिमेंट में ले नहीं सकता। कोई से भी दो इसमें से ले लो, को प्राइम पेयर ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो 9 एलिमेंट इस सेट के अंदर हो जाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। 3 persons ABC can do a work in 16, 20 and 24 days respectively. They started working in such a way that each day 2 person work. The same pair do not come to consecutive days. Then find the least number of days the work will complete. ठीक है, तो देखो पहले तो वही अपना RTW ABC 16, 20, 16, 20, 24। तो LCM ले लें पहले। तो ये आ जाएगा मेरा 120, नहीं 16, 20 और 24। तो 240 ले लेता हूँ ना मैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये आ जाएगा 15, 12 और 10। ये तीनों के रेट आ गए। ये टोटल मेरा वर्क हो गया। अब हो क्या रहा है कि हर दिन 2 ही आदमी आना चाहिए और सेम पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं AB ले लेता हूँ पेयर, जिनका रेट ज़्यादा ना उनको पहले ले लो। 15 और 12 27। अब सेम पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं BC लेता हूँ तो 12 और 10 22 काम होगा। और यदि मैं AC लेता हूँ तो 15 और 10 25 काम होगा। तो क्यों ना मैं AC ले लूँ, सेम पेयर रिपीट नहीं हो रहा, AB के साथ AC आ गया, ऐसा। तो ये इस टाइप से चलेगा। AB पहले दिन 27 काम हो गया, अगले दिन फिर AC 25 काम हो गया, एक दिन, है ना। फिर वापस AB, फिर वापस AC, ऐसे चलेगा। AB AC AB AC। तो ये 27 25 27 25 ऐसे चलेगा। अब 27 और 25 टोटल वर्क कितना हो रहा है? 52। यानी कि 2 दिन के अंदर काम हो रहा है 52 और काम है मेरा 240। तो अपन ऐसा करते हैं ना, कितना टाइम्स करें कि इसके आसपास आ जाए, 4 गुना कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 208। यानी कि 8 दिन में मेरा 208 काम हो रहा है। 8 दिन में 208 काम हो रहा है, ठीक है। तो 8वें दिन तक 208 काम हो गया। और 9th जो डे है मेरा, उस दिन काम करने कौन आएगा? ये वाला पेयर AB वाला 27, जिसका वर्क है। तो 208 और 27 कितना हो गया? 235। 9 दिन हो गए ना। अब बचा ही कितना काम? 240 था, तो 5 बचा। और काम करने कौन आएगा? AC वाला पेयर आएगा ना। तो ये 25, तो 5/25 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2, है ना। तो 9 दिन तो वो हो गए, 9th डे तो हो ही गया था अपना, और 0.2 और हो गया, तो 9.2 डेज में काम हो जाएगा। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा ना कितने इजी क्वेश्चंस हैं, और इजी हैं भी, लेकिन वो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन की और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की होगी तो आप आराम से बना पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये अपने को बताना है। ये थोड़ा सा ऐसा है, ये x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1, ये डिविजिबल है क्या इससे? x इंटू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। या तो पूरा डिवाइड करके देख लो, या फिर कुछ नंबर लेके भी चेक कर सकते हो। जैसे 1 रख के देखें तो 1 + 1 + 1 3 हो गया है। 3 डिवाइडेड बाय, ये भी 3 डिविजिबल है ना? हाँ है। 2 रख के देखो, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 4 16 और 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 49 आ रहा है ऊपर तो, और नीचे आ रहा मेरा 7। हाँ ठीक है, ये भी डिविजिबल है, तो मान लो यार डिविजिबल है, ट्रस्ट कर लो, या डिवाइड करके देख लेना। अब दूसरा, तो ये वाला तो कौन सा फॉल्स है ये पूछा है, तो ये तो नहीं है फॉल्स, है तो ट्रू है। एवरी 3 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6k + 1 और 6k - 1। ये प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है, 2 और 3 को छोड़ के बस जितने प्राइम नंबर दुनिया में वो सब इस टाइप के होते हैं, 6k + 1 या 6k - 1। जैसे 17 है तो 6 × 3 - 1, और 19 है तो 6 × 3 + 1, तो ऐसा है। तो ये वाला भी ट्रू है, अपने को तो फॉल्स पता करना है। अब ये जो तीसरा नंबर है ये प्राइम नंबर है क्या, ये पता करना है, ठीक है। तो इसका तरीका समझा देता हूँ। ये जो नंबर है मेरा 24381, और उसके बाद चलो मैं इसको लिखने के बजाय यहीं ऐसा लिख देता हूँ 243, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
चलेगा। 243 के बाद 10 जीरो ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, उसके बाद 81 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। यदि मैं तीनों नंबर का टोटल करूं तो मेरे को यही मिलेगा, देख लो आप अच्छे से। अच्छा, इस 243 पे 10 जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ 300 का पावर 5, है ना। और इस नंबर को लिख सकता हूँ मैं 300 का पावर 4, चाहो तो चेक करके देख लो, +1, है ना। ये इस टाइप का नंबर आ गया। किस टाइप का, ये देखो आप, है ना, ये एग्जैक्टली ऐसा ही आ गया ना। और ये इस चीज़ से डिविजिबल है, इसका मतलब ये किसी न किसी चीज़ से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो यही अपना फॉल्स है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जिसमें एक ऑप्शन का यूज करके अपन दूसरे ऑप्शन पे आंसर लेके आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। The marked price of a toy is 50% above the cost price. The merchant sells it after giving X% discount. Next day he increased the marked price by X% and gives X plus 20% discount. The ratio of profit in the first and second case is this. तो हमारा X का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये की चीज़ है, 50% कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के मार्क करा तो मार्क्ड प्राइस हो गया 150। ठीक है, अब मर्चेंट उसको सेल करता है X% डिस्काउंट में, तो X मान लो ये 10 है थोड़ी देर के लिए, तो 10% डिस्काउंट में सेल करेगा तो 135 में सेल करेगा, 150 का 10% 15 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट डे अगले दिन क्या करता, उसने मार्क्ड प्राइस को X% बढ़ा दिया, यानी कि 15 इसको बढ़ा दिया तो 165 हो गया, और उसने X plus 20% डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा X यदि मैं 10 लेता हूँ तो 10 plus 20 यानी 30% डिस्काउंट दिया, तो 30% इसका मैं डिस्काउंट दूंगा तो इसका 10% होता है 16.5, तो 30% हो जाएगा 49.5। तो इतना डिस्काउंट देंगे तो 165 में से गया 49.5, तो ये मेरा 5 बचा, 10 5 15, 5 और 1 6, 115.5। तो ये 100 रुपये की चीज़ इतने में बेच रहे हैं, तो ये प्रॉफिट इतना हो गया, और 100 की 135 में। तो इसमें बोला है कि द रेशो ऑफ प्रॉफिट इन फर्स्ट एंड सेकंड केस 5:2। तो 35 रुपीज़ प्रॉफिट यहाँ है और 15 रुपये 50 पैसे यहाँ है, तो ये 5:2 का रेशो मुझे तो नहीं लग रहा है सॉल्व करने पे, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा आंसर, है ना। मतलब मैं इसको ऑप्शन से ही करने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे इक्वेशन बना के तो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर मैं दूसरा ऑप्शन से एक बार ट्राई करवा देता हूँ। मान लो 100 रुपये की चीज़ है और 50% बढ़ा के मार्क करा तो 150 हो गया, और 20% मान लो हम डिस्काउंट देते हैं, X लिखा ना, X को 20 ले रहा हूँ, तो इसका 20% यानी कि 15 30 गया, तो 120 रुपये में इसको बेची, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 20 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट डे उन्होंने बोला है कि मार्क्ड प्राइस को इंक्रीज करा X%, यानी ये मार्क्ड प्राइस है, X कितना लिया था मैंने 20, तो इसको 20% इंक्रीज करेंगे तो 30 रुपया इंक्रीज करेंगे तो 180 मार्क्ड प्राइस हो गया, और X प्लस 20% डिस्काउंट, तो 20 प्लस 20 40% डिस्काउंट देंगे, तो 40% यानी कि 180 का 40% होगा 72, इतना डिस्काउंट देंगे अपन। 8 10 में से 2 गई 8, 7 और 1 8 0, 108 में अपन बेच रहे हैं, तो 100 की चीज़ अपन 108 में बेच रहे हैं, तो 8 रुपये अपना प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले केस में 20 और दूसरे में 8, तो रेशो क्या आ रहा है, 4 से कटेगा 5 2, आ गया ना आंसर, यही तो बोला क्वेश्चन में। सो दिस ऑप्शन सेटिस्फाइज द क्वेश्चन। A dishonest shopkeeper buy 20% more quantity by cheating, and at the time of selling he gives it 10% less quantity, then find his profit percent if he sells at cost price। ठीक है, मान लीजिए वो 100 रुपये की चीज़ लेके आया 1 किलो, और बेचते टाइम भी लोगों को बोल रहा है कि मैं 100 रुपये की 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन वो चीटिंग किस तरह की कर रहा है कि 100 रुपये के अंदर वो खरीदते टाइम 20% ज़्यादा क्वांटिटी लेके आ गया, मतलब 1 किलो के बजाय 1200 ग्राम लेके आ गया, और बेचते टाइम वही 100 रुपये में बेच रहा, 10% की चीटिंग कर रहा है, लेस क्वांटिटी दे रहा, मतलब 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो 900 ग्राम के वसूल रहा है 100 रुपये, तो 1 ग्राम का कितना वसूल रहा है 100/900, तो वो 1200 ग्राम का वसूलेगा इंटू 1200, तो ये
300 से कैंसिल कर लूँ, 3 4, तो ये आ गया 400/3 यानी 133.33, यानी 100 रुपये के माल के वो 133.33 ले रहा है, तो 33.33% उसका प्रॉफिट हो गया गाइस। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा 30th क्वेश्चन। इफ अ पर्सन सेल्स हिज टॉय एट 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस इज 25%, then by what percent he should increase his selling price if he wants 50% profit? सेलिंग प्राइस के 2/3 में वो सेल करता है टॉय को, तो 2/3 ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो उसे लॉस होता है 25%, यानी उसको कॉस्ट भी नहीं निकल रही है ऐसा करने पे, कॉस्ट का भी 75% मिल पा रहा है, 25% लॉस हो रहा है, मतलब यही हुआ ना कि कॉस्ट का 75% मिल पा रहा है। तो पहले तो इससे मेरे को इन दोनों का रेशो पता चल जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा, तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, इसको मैंने अपॉन में ले लिया, तो ये तो मेरा 3/4 है, और ये 3 इधर ले लूँ और ये 2 नीचे ले लूँ, है ना, ये इधर आ गया पूरा, तो ये आ गया मेरा 9/8, यानी कि सेलिंग प्राइस 9 है तो कॉस्ट प्राइस 8 है। तो पूछा क्या है, then by what percent he should increase his selling price if he wants 50% profit। अब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 8 रुपया, और यदि 50% प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब 8 का 50% 4 रुपये प्रॉफिट चाहिए, नहीं उसको 12 में बेचना है, 9 का माल 12 में नहीं 12 में बेचना है, 8 का माल 12 में बेचना है, तो व्हाट शुड बी इंक्रीज सेलिंग प्राइस, व्हाट परसेंट ही शुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए। अब देखो ये 9 रुपये अभी सेलिंग प्राइस है, उसको करना 12, तो कितनी बढ़ाना है, 3, कितने पे, 9 पे, तो 3/9 यानी 1/3 हो गया, 1/3 यानी 33.33% बढ़ाना। सो द आंसर इज नन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर गाइस? तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। आप चैनल पे बने रहिएगा, इस चैनल का बहुत यूज़ करिएगा, बहुत सारे सेशंस वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई देता है तो आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। Thank you so much. Have a nice day.